हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का बुक जो है बिहार एसएससी, जो कि बिहार सचिवालय के लिए एक फॉर्म पब्लिश की गई है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। उसका सेट नंबर 11 से 15 तक का सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो देखिए, गांधी जी ने सबसे पहले राजनीति के आध्यात्मिकरण, उसके बाद जो है धर्मीकरण, उसके बाद विकेंद्रीकरण, यानी इन तीनों पे बल दिए थे। और वो जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेकिन एक और बात है कि गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, जो कि ग्राम स्वराज के पक्ष में और समाज के पक्ष में और राजनीतिकरण के विकेंद्रीकरण का भी उदाहरण है। और इन्होंने जो है अन्योन्य श्रेय से संबंध को मानते हुए इन्होंने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच का समन्वय के कार्य किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो देखिए, इसका जो है अनुच्छेद 1 के क में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 1 के क में इसके जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19 के 1 के क में निहित है। 19 के ख है। 19 के ख में जो है शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा करने का स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, यानी लोकसभा करने का स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है 19 के 1 के ख में। देखेंगे 19 के 1 के ग, 19 के 1 के ग में जो है संघ बनाने का स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। 19 के 1 के ग में हम लोग संघ बना सकते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संघ बनाने के स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। 19 के घ ऑप्शन देखेंगे। 19 के घ में जो है इसमें जो है भारत में कहीं भी आने जाने का भ्रमण, देश में कहीं भी आने जाने का भ्रमण करने का, मतलब आने जाने का भ्रमण करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो देखिए, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति जो है वो जो है आपको 1564 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1564 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी। लेकिन इन्होंने लागू कब किया था? तो इन्होंने लागू जो है जजिया कर की लागू जो है वो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने। जजिया कर को किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। कब लागू किया गया था? तो 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में जजिया कर जो होता है एक गैर मुस्लिमों में जान माल की सुरक्षा के लिए नाम पर लिया जाता था, जिसे 1564 ईस्वी में किसने लागू किया था? तो अकबर ने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का संबंध इसमें देखेंगे तो ये जो है ये शाक्य कुल से थे। महात्मा बुद्ध जो है किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। और ये जो है गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय और महावीर ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर किस कुल के थे? देखिए, यहाँ पे ज्ञात्रिक भी है, तो महावीर किस कुल से थे? तो ज्ञात्रिक कुल से थे। महावीर ज्ञात्रिक कुल से थे और महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे। और तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो देखिए, हिस्टोरिका का लेखक जो हम लोग देखेंगे तो हिस्टोरिका का लेखक, ये इतिहास का जो है ना, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? तो हेरोडोटस ने। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन्हीं को बोला जाता है इतिहास का पिता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि आपको जो है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में लिखी है, जिसमें मूल काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हेरोडोटस ने। इसमें एक और है,
जो आप लोग को बार बार मिलता होगा एग्जामिनेशन में, पेरिपेल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये इसको जिसका लेखक अज्ञात है, जियोग्राफी का टॉलमी है, नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सल्तनत काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। तो देखिए सल्तनत काल में जो है फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किस भाषा को? तो फारसी भाषा का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सल्तनत काल में, मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी। ये लोग तुर्की मुसलमान थे। ये कौन से थे? तो तुर्की मुसलमान थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की थी। तो सिजदा और पाबोस किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। सिजदा और पाबोस जो है किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। इन्होंने क्या किया था कि जिसके तहत जो है दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया गया था। सिजदा के अंतर्गत यही किया गया था जो कि बलबन ने किए थे कि कोई भी दरबार में आएगा तो वो सिर झुका कर आएगा और घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना एकदम अनिवार्य है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था। कि क्या चलाया था? तो सांकेतिक सिक्का चलाया थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, सांकेतिक सिक्का। और रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश तो जानते ही हैं, इल्तुतमिश जो है जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर टंका एवं जीतल सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने जो है टंका और जीतल नामक सिक्का चलाए थे। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने ये जो है हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना की थी, अध्यक्षता की थी, जिसका 1938 ईस्वी में हरिपुरा, यानी 1938 ईस्वी में जो है 38 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना की थी। और नागपुर अधिवेशन, देखिए हरिपुरा 1938, नागपुर जो है 1891 नागपुर है। उसके बाद 1929 जो है वो लाहौर अधिवेशन है। 1929 क्या है? लाहौर अधिवेशन है। उसके बाद 1918 जो है दिल्ली अधिवेशन है। तो देखिए 1938 हरिपुरा, 1891 नागपुर, लाहौर 1929 और 1918 जो है दिल्ली। जो कि नागपुर में जो है अध्यक्षता जो है पी आनंद चार्लू ने किया था। नागपुर अधिवेशन का जो 1891 में हुआ था उसका पी आनंद चार्ली ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और दिल्ली 1918 में जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग पेरीज बोलते हैं, यानी उपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू बोलते हैं। यानी चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसको हम लोग उपभू बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब जानेंगे छाया प्रछाया एपोजी क्या होता है। देखिए सबके बारे में 1 बाई 1 करके हम क्वेश्चंस जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसका डिस्कस करेंगे। देखिए अम्ब्रा क्या होता है? जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं तो लाइट के जो छाया पड़ता है, जब कोई भी लाइट हम लोग जलाते हैं, एक सिंपल सा जो है डेली लाइफ में जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइट जलाते हैं तो जो एक छाया जो अंधेरा टाइप की आता है, जो किसी पे हम लाइट फोकस करते हैं तो एक अंधेरा टाइप का होता है। तो जो सबसे डार्क वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग छाया कहते हैं और उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रा। लेकिन उसके जो साइड से होता है उसको हम लोग पेनुम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनुम्ब्रा बोलते हैं। साइड जो वाला छाया होता है उसको हम लोग पेनुम्ब्रा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो जानते हैं हम लोग, पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वो अपने अक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है।
और पृथ्वी पर लंबवत रेखा 23.5 डिग्री पे झुकी होती है। ये घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। यानी घूर्णन के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव राज्यसभा का प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, समुद्र तटों को कचरा से मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान, कौन सा सागर? तो पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया? तो पुनीत सागर अभियान जो है एनसीसी ने चलाया था। किसने? एनसीसी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1944 में किया गया था। कब? 1944 में। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया था, जुलाई 1944 में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक और IMF का कार्य 1945 से प्रारंभ हुआ था। 1944 में स्थापना हुआ था, 1945 से प्रारंभ होना शुरू किया गया था। देखिए इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि 1961 में हुआ था। सार्क की स्थापना जिसका मुख्यालय काठमांडू है 1985 में किया गया था। कब गया था? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांश का तात्पर्य क्या है? अक्षांश क्या होता है? देखिए अक्षांश में जो है इसका अक्षांश देखेंगे। अक्षांश का तात्पर्य जो होता है ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है। हमेशा अक्षांश रेखा जो होता है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ही खींची जाती है। अक्षांश रेखा जो है हम किसी भी स्थिति से, किसी भी स्थान से उसका स्थिति का पता चल सकता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव अक्षांश रेखा की लंबाई कम हो जाती है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है जो कि 111 किलोमीटर होती है। इस बात को आप लोग पॉइंट कीजिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है और उसके बीच का जो 111 किलोमीटर की होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश है जो जिसे वृहत भी कहा जाता है, वृहत रेखा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आइए, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो अभी हमने बताया था पृथ्वी जो है अपनी धुरी से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वह पृथ्वी जो है दीर्घाकार पथ पर अपने सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाया जाता है, देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चंस होता है जो कि पॉइंटेड करने वाला चीज़ है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब अधिकतम होती है तो उसको हम लोग ऑफशोर की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर की स्थिति, जो कि 4 जुलाई को होती है। ऑफशोर जो होती है जो 4 जुलाई को होती है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी न्यूनतम जब होती है, न्यूनतम पाई जाती है, तो उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। अपसौर उपसौर, यानी उपसौर में क्या होता है, वो न्यूनतम दूरी होता है जो कि 3 जनवरी होता है। तो ऐसे भी हम लोग दिमाग रख सकते हैं। देखिए डेट याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि न्यूनतम पहले जनवरी आता है तो वो 3 जनवरी हो जाएगा। 4 जुलाई जो उपसौर है, उपसौर क्या होता है 4 जुलाई, तो उसको जो है हम लोग दिमाग रखेंगे जो बाद में आता है तो 4 जुलाई को ये हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफशोर कहते हैं। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। देखिए कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल का लेखक एवं साम्यवादी का अर्थव्यवस्था है, कार्ल मार्क्स ने जर्मनी निवासी का था। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। कार्ल मार्क्स आपको जो है एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आता है उसका घोषणा किए थे। इन्होंने ही नारा दिया था, विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है।
किसने? कार्ल मार्क्स ने क्या नारा दिया था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन को जो है प्रत्येक 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस में मनाने का निर्णय लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में, चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, जो कि जॉर्ज यूले ने किए थे, जॉर्ज यूले। पांचवा अधिवेशन जो है 1869 में, जो विलियम वेडरबर्न ने की थी। 1889 में विलियम वेडरबर्न ने की थी। और 10वें अधिवेशन की स्थापना अल्फ्रेड वेब ने की थी। किसने किया था? अल्फ्रेड वेब ने की थी 10वें अधिवेशन की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जो कि अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और वो जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री संघीय मंत्रियों के विभागों को बंटवारा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों के इस्तीफा भी ले सकते हैं। ये सारी बातें हुई इस क्वेश्चन के अंतर्गत। लोकतांत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए, लोकतांत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या क्या इसमें आवश्यक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है उपयुक्त सभी होना चाहिए, शिक्षित जनता होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए। इस तरह से जो है इसमें सारे चीज़ की ज़रूरी है। विश्व का, आप तो विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश जानिए रहे हैं, यूएसए है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रूसो का लिखा गया था, रूसो के द्वारा। डिवाइन कॉमेडी जानते होइएगा, इसमें कुछ पुस्तक का नाम है जो कि हम ऐसे ओरल बोल दिया करेंगे, आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा। डिवाइन कॉमेडी। तो कॉमेडी जो हम लोग करते हैं तो वो मुंह से ही करते हैं, मुंह में क्या दांत अवेलेबल होता है। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन से हैं? दांते हैं ओडिसी और इलियड। यानी ओडिसी जो होता है, ओडिसी का लेखक जो है होमर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स का है जो नाथन स्विफ्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल। तो देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी ट्रेवल्स मिल रहा है। ट्रेवल्स क्या होता है? हम लोग ट्रेवल्स करते हैं, यानी जाते हैं कहीं, घूमते हैं, ट्रेवल्स करते हैं, तो स्विफ्ट से करते हैं। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स का लेखक कौन है? स्विफ्ट है, जोनाथन स्विफ्ट है। उसी तरह पॉलिटिक्स का जो है वो अरस्तु है। पॉलिटिक्स के लेखक कौन सा है? अरस्तु है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मानक समय का एवमोत्तर नहीं गुजरता है। देखिए, एवमोत्तर जो है आपको ये जो है नहीं गुजरता है। किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता है। देखिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी एवमोत्तर, जो कि उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरता है। एक बार और देखिए, सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यानी 5 स्टेट है जिससे गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी एवमोत्तर इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच के 2 घंटे का अंतर होता है। पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा का होती है? तो ये तो आप सबको ही जानते होइएगा, लेह में। इसका और कुछ जानेंगे, लेह लद्दाख जो है वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो है ओला का ज़्यादा ये रहता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है और साथ ही कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर में
उत्तर भारत में लू अर्थात शुष्क गर्म पवन चलती है ग्रीष्म ऋतु में। पश्चिम बंगाल एवं असम में ग्रीष्म ऋतु में काल वैशाखी पवन चलती है, जिसको हम लोग नार्वेस्टर कहते हैं, जिसे गरज के साथ वर्षा भी होती है। तो इसका देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में होती है। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको जो है हम लोग हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पटना में स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजरुल हक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजरुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मजरुल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों में जो है काफ़ी सक्रिय, काफ़ी एक्टिव थे। मजरुल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों में जो है काफ़ी सक्रिय रहे। इन्होंने बिहार के विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे हैं। इन्होंने देशभूषण, इन्हें गांधी जी ने देशभूषण कहते थे। इन्होंने समाचार पत्र द मदरलैंड का भी प्रकाशन किया है और इनका निधन जो है 2 जनवरी 1930 का हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम लोग देखेंगे बिहार में तो ताप विद्युत है। कौन सा है? ताप विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप विद्युत। देखिए ये बिहार ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का लगभग 67% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 67% हिस्सा है। तो नेक्स्ट देखेंगे, बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी पृथक मतलब होता है अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो वो ये जो है आपको, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1900 जो है 12 ईस्वी में अलग हुआ था। 36 में शायद उड़ीसा हुआ था, 1936 में उड़ीसा हुआ था, और जो है बंगाल जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 1912 ईस्वी में हुआ था। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित रखा जाता है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उप विभाग में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जो होता है वो टेरा रोसा का विकास होता है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होता है। ग्रेनाइट में क्या होता है? आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट का प्राप्ति होता है। बलुआ पत्थर और सानी चट्टान में होता है। बलुआ पत्थर क्या होता है? इसमें आग्नेय चट्टान हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान हो जाएगा। और इसमें जो है बलुआ पत्थर जो होता है इसमें औषधि हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, औषधि हो जाएगा। साइनाइट जो है यह भी आग्नेय चट्टान है जिसे नीस का निर्माण करता है। साइनाइट यह भी आग्नेय चट्टान है जिसे नीस का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए औषधि शैलों के लिए जो है हम लोग इसमें देखेंगे, यह आपको जो है ये जो है शैल स्तरों में निक्षेपित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये निक्षेपित है, शैलों स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय मौसम मानसूनी मौसम विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या होता है? इसका कारण जो होता है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थल और समुद्र का विभेदित तापन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा हम लोग देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा जो है 6100 किलोमीटर लंबी है। 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत आप इसकी जो है द्वीप की कुल लंबाई जो होता है, भारत की मुख्य भूमि के द्वीप की लंबाई जो होती है वो समूहों सहित जो है 7516.5 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 7516.5 किलोमीटर होता है।
ये जो है आपको जल एवं स्थल सीमा से 3 देश से लगता है, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान होता है। कौन कौन, एक बार फिर से सुनिएगा, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान होता है। 4 गो स्थल सीमा से जो लगे देश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान होगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हम आप लोग। फिर देखेंगे नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए नकदी फसल में, आपको नकदी फसल में देखिए कौन कौन आ जाता है, गन्ना भी आ जाता है, कपास भी आ जाता है, जूट भी आ जाता है, लेकिन गेहूँ नकदी फसल नहीं होता है। गेहूँ क्या होता है, यह नकदी फसल नहीं है, यह रबी फसल का उदाहरण है। बाकी सब जो है नकदी फसल का उदाहरण है। हाँ, भारत जो है आपको चाय का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस तरह से अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। देखिए फिनलैंड की संसद जो होते हैं, फिनलैंड की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिनलैंड की संसद को संसद ही बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। फिनलैंड की संसद को हम लोग संसद ही बोलते हैं, या एडुस्कुस्ता भी कहते हैं, इसको एडुस्कुस्ता भी कहते हैं फिनलैंड की संसद को। इस तरह से हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को क्या बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को आपको कांग्रेस है। रूस के संसद को ड्यूमा है। रूस का संसद क्या है, ड्यूमा है। देखिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा का संसद का नाम पार्लियामेंट है। जापान के संसद का नाम जो है डाइट है। जापान के संसद का नाम डाइट है। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। पाकिस्तान, फ्रांस और पोलैंड, ये इसका जो है नेशनल असेंबली है। तो चलिए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है इसको सिंदरी में लगाया गया था, जो कि सिंदरी पड़ता क्या है। तो सिंदरी जो है आपको, ये सिंदरी जो है पता नहीं, सिंदरी दिमाग में नहीं आ रहा सिंदरी कहाँ पड़ता है, लेकिन सिंदरी में लगाया गया था। इसको जो है 1951 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1951 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रात बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें बादले वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, इसका क्या कारण है। इसका कारण एक ही है, जो कि वहाँ विकिरण के कारण होता है। क्या होता है, विकिरण के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण के कारण होता है। उसमें क्या होता है ना कि सूर्य ताप साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है आपको अधिक ठंडी होती है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो कि गर्मी की वर्षा है, गर्मी की वर्षा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो कि गलत है ये। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है, ये सही है। इस तरह से देखेंगे हम लोग। मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा, ये भी गलत है। और मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये भी गलत है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए मानसूनी क्षेत्र का 90% वर्षा जो है ऋतु के 3 माह में होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। विषुवत क्षेत्र में ही संवहनीय वर्षा होती है, जो कि आप लोग जानते हैं वही है। विषुवतीय क्षेत्र में वहाँ पे तापमान भी अधिक होता है, जिसके कारण वर्षा होती है, और जैव विविधता भी पाई जाती है वहाँ। वहाँ का जो है लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जिसके द्वारा जो है आपको विषुवतीय क्षेत्र में जो है वहाँ पे इमारती जो भी होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। इसको जो है, इसका निर्माण जो है आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर की जाती है। संविधान सभा की गठन किसके अनुशंसा पर, तो कैबिनेट मिशन की स्थापना पर की जाती है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके प्रति जो है आपको लगभग जो है 10 लाख एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। इसकी बैठक, पहली बैठक जो है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1944 को किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
इसके पहली बैठक किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सारे डिस्कशन दे चुका हूँ। संवैधानिक सभा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, यानी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक नागरिकों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 से 35 तक है। और इसमें और भी देखेंगे। देखिए, भारतीय अधिकार के संविधान को हम लोग शुरू से जानते हैं। भारतीय संविधान के अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के संविधान को हम लोग मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। इसमें कुछ और देखेंगे कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर? समता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा। समता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें शिक्षा का के विरुद्ध अधिकार, यानी शिक्षा का एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है वो हो जाएगा 29 से 30 हो जाएगा। शिक्षा के संस्कृति का अधिकार जो है 29 से 30 हो जाएगा। 29 से 30 हो जाएगा। उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 हो जाएगा। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 हो जाएगा। यानी फिर से एक बार बता देना चाहते हैं सीरियल वाइज, जो आप लोग देखिएगा। समता का अधिकार 14 से 18, समता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखे हैं, संविधान मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, संसद को समाप्त कर सकता है। तो इसमें जो होता है वो अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। क्या होता है? अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। यानी अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के आधार पे अधिकार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है। देखिए, प्रजातंत्र जो है ये जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस काल में? अर्ध ऐतिहासिक काल में। वो इसमें क्या होता है ना, अर्ध ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिससे क्या होता है कि इसमें लिखित स्रोत प्राप्त हो, लेकिन कोई पठनीय कार्यकाल नहीं हुआ, मैंने पठनीय नहीं हुआ, जिसे पढ़ा न गया हो, उसको हम अर्ध ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। और लिखित स्रोत जिसमें नहीं होता है और जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं है, जिसमें लिखित स्रोत नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसे लिखित स्रोत नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, और जो है इसमें क्या ऐतिहासिक काल और क्या दिया है? उत्तर ऐतिहासिक काल। इसमें जो है आपको जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो होता है ना, गायत्री मंत्र जो है
वह ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो है गायत्री मंत्र का रचयिता जो है विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र का रचयिता विश्वामित्र है। और जो है ये जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। और इसमें तो जो है कितने मंडल है? ये देवी सविता को समर्पित है। और इसमें ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल है। 10 मंडल है ऋग्वेद में। 7वां मंडल जो है वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की चर्चा प्रथम बार मिला है। किसमें? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए थे? तो ये गुप्त वंश के काल में हुआ था। किस काल में? तो गुप्त वंश के काल में क्या हुआ था? तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए थे। इसमें देखेंगे ये जो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सातवाहन काल में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। लेकिन सर्वाधिक भूमि जब कहेगा, देखिए भूमि दान की प्रथा कहा जाएगा तो सातवाहन काल में, लेकिन सर्वाधिक भूमि कहा जाएगा, सर्वाधिक जो है तो वो सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ गया था। लेकिन भूमि दान ब्राह्मण एवं मंदिरों में गुप्त काल से ही दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म का तो जानते हैं, बौद्ध धर्म पाल वंश ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय में दिया गया था। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? देखिए खालसा भूमि अधिक पैमाने, किस काल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है खालसा भूमि सबसे पहले विकसित हुई थी, सबसे अधिक जो है विकसित की गई थी। और इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ था कि ये राजस्व नीति के तहत जो है सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी एवं खालसा भूमि में दिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सल्तनत काल में सिक्के, टंका और ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? तो इसमें धातु देखेंगे कौन कौन था। देखिए इसका धातु अगर हम लोग देखेंगे गौर से तो इसमें जो है आपको चांदी और तंबा थे। क्या कहते थे? चांदी और तंबा थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चांदी और तंबा के बने थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए बाबर की जीत का मुख्य कारण था कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किस युद्ध के द्वारा? तुगलमा युद्ध नीति के द्वारा किसको पराजित किया गया था? ये बाबर को। तो इसमें बाबर के मुख्य जीत का कारण क्या था? तुगलमा पद्धति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? यानी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो देखिए सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण जो है वो कवच के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कवच के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस गुरु प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो है ये जो गुरु थे आपको, तो ये जो है आदि शंकराचार्य के थे। किसके? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन जो है ये दोस्तों सबको अपना ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मनोज सोनी। किसने? तो मनोज सोनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। तो किसका? तो बिरसा मुंडा का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया है? तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें जो है अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर के लिए केसर
प्राप्त के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, पौधे के जो है ये शुष्क वर्तिकाग्र यानी ड्राई स्टिग्मा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राई स्टिग्मा जो होता है शुष्क वर्तिकाग्र के रूप में जो है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है। देखिए पेशीय क्रिया के बाद थकान जो है आपको इसमें जो है लैक्टिक अम्ल किसके निकलने के कारण होता है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी कितना हो जाए 9.8, उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखेंगे यहाँ पे 53 में न्यूमेरिकल है, तो हम लोग जानते हैं इसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भार पूछ रहा है, यानी भार बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, mg होता है। डब्लू बराबर mg हो जाता है। m कितना दिया हुआ है, m देखिए डब्लू दिया हुआ, डब्लू बराबर दिया है 9.8, 9.8 दिया हुआ है डब्लू बराबर। m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m कुछ नहीं दिया हुआ, और g दिया हुआ है 9.8, यानी g कितना दिया हुआ है 9.8, यानी क्या हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा 9.8, 9.8 से कट जाएगा, यानी भार हो जाएगा 1 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्रियामान मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। देखिए यह पुस्तक के पृथ्वी पर द्वारा, किसके द्वारा, पुस्तक के पृथ्वी पर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वर्षा की बूंदें जो है पारे के कण और गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, इसका आप लोग देखते हुएगा कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है आपको बल बाई लंबाई होता है, बल बाई लंबाई होता है, यानी बल बटा लंबाई होता है। इसका मात्रक जो होता है ये न्यूटन हो जाएगा बल का, और लंबाई का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा लंबाई क्या हो जाएगा आपको मीटर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया तब प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा। आप लोग जानते हुएगा किसी भी वस्तु को अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख अगर रखा जाता है तो वो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित होता है, आभासी एवं आवर्धित होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें निकालना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल है मैगनीनियम का संगठन क्या होता है, मैगनीनियम। देखिए मैगनीनियम में आपको देखा जा रहा होगा मैगनीनियम, एक मैग से आ जा रहा है क्या, मैग्नीशियम आ जा रहा है, लीनियम अल्युमिनियम, यानी यम से अल्युमिनियम आ जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए कि मैग्नीशियम और अल्युमिनियम, इसमें सारा जो है मैग्नीशियम अल्युमिनियम का संगठक है। तो एक याद करने का तरीका हो गया कि मैग्नीनियम जो होता है अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का संगठक होता है, लेकिन जहाँ भी होगा एल्युमिनियम ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम ज़्यादा होगा और मैग्नीशियम थोड़ा सा होता है। तो एल्युमिनियम 96% है और मैग्नीशियम 4% है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखिए मिश्रण के बाद देखा जाए तो मिश्रण उसी को कहेंगे, मिश्रण कौन नहीं है। तो देखिए इसमें मिश्रण जो है आपको देखिएगा तो इसमें मिश्रण जो है पारा नहीं है, पारा मिश्रण नहीं है। देखिए मिश्रण होता क्या है कि मिश्रण जो है आप समांग मिश्रण जानते हैं, जो कि चीनी या नमक का जलीय विलयन समांग मिश्रण होता है। वायु क्या है, एक तरह का मिश्रण है। दूध भी क्या है, एक तरह का मिश्रण है। इसी तरह सीमेंट भी एक तरह का मिश्रण है, लेकिन पारा मिश्रण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए, ये चित्र पे ध्यान देना है। यह कौन चीज़ का चित्र है, इसमें देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे।
ऑप्शन नंबर देखेंगे कि इसमें क्या है। ये चित्र जो है एनाफेज का है, आप लोग देख करके दिमाग में बनाए रखिएगा। एनाफेज का चित्र है, क्या है एनाफेज? वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं। एक पक्षी होता है, उसका लक्षण जो है सरीसृपों के समान होता है। वो कौन सा पक्षी है? तो वो पक्षी जो है आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था को दर्शाते हैं। इसकी जो है अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको आप लोग टिक मार लीजिएगा, अभी भी ये क्वेश्चन है 61 का। इसमें क्या होता है, अल्फा वेधन क्षमता का अवरोही क्रम, आरोही बढ़ते क्रम होता है, अवरोही घटते क्रम में जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा की कौन होता है? सबसे बड़ा होता है गामा होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद अल्फा होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेधन क्षमता यानी पेंट्रेटिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है। उसी तरह हम 62 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य में हम लोग देखेंगे, देखिए रेखीय समवेग, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, ठीक है। रेखीय वेग बराबर होता है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, एकदम बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², इसमें m मास हो जाता है, v वेलोसिटी हो जाता है। संवेग बराबर होता है मास इंटू p बराबर mv होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है, जो कि इसमें क्या दिया है? त्वरण दिया होता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये तो सही है। डीएनए उपस्थित होता है, तो डीएनए किस में उपस्थित होता है? तो डीएनए में जो है, डीएनए क्रोमैटिन में उपस्थित होता है। डीएनए किस में उपस्थित होता है? तो क्रोमैटिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। राइबोसोम में आरएनए होता है। राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए होता है। राइबोसोम में आरएनए होता है, आरएनए होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, डीएनए की खोज सब कोई जानता है, फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था, और आरएनए की खोज जो है वाटसन एवं ऑथर ने किया था। डीएनए के कार्य जो होता है, माने अनुवांशिकी जो जेनेटिक फंक्शन है उसको संचालन करना, यानी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना होता है। लेकिन आरएनए का काम आप लोग जानते होइएगा, जो कि प्रोटीन निर्माण के कार्य में आता है। आरएनए का कार्य जो होता है, राइबोसोम जो आरएनए में होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और लाइसोसोम का जो है, आपको लाइसोसोम याद नहीं आ रहा है, लाइसोसोम जो है इसको अभी कुछ होता है क्या। नेक्स्ट देखेंगे हम, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जो कि जैविक और अजैविक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का दो घटक होता है, जो कि बायोटिक और एबायोटिक होता है। बायोटिक और एबायोटिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए जी, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ऑप्शन तभी याद रहेगा जब इसके बारे में जानिएगा। जैविक और अजैविक क्या होता है? ऐसा जैविक उसको कहते हैं जो कि एक स्थान के विभिन्न जीवधारी से भी आपसी संबंध स्थापित करते हैं, उसको हम लोग जैविक कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक कारक कहते हैं। लेकिन अजैविक उसके होते हैं, इसके अंतर्गत जो है ऐसे कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं। जैसे क्या होता है, लकड़ी हुआ, वृक्ष हुआ, मृदा हुआ, इस तरह से जो है अजैविक होता है। जैविक जो होता है वो जीवधारियों को प्रभावित करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपसी संबंध रखता है, उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति क्या कहलाती है? देखिए, पुष्प के खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है? देखिए, खुलेगा और बंद होगा, तो खुलेगा और बंद होगा, तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग अनुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकुंचन कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी शब्द है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समस्या आएगी हिंदी में, उसको हम लोग नेस्टी मूवमेंट्स कहते हैं, नेस्टी मूवमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वंधानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या कारण है इसके पीछे। स्त्रियों के तुलना में पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। इसका कारण एक ही है कि उनमें जो होता है ना, एक्स क्रोमोजोम्स होता है। क्या होता है?
उसमें जो है किस में, पुरुष में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके कारण महिला में यह रोग तभी उत्पन्न होगा जब इसमें दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे। एक्स एक्स जो है दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे तब ये महिला में जो है ये होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप्स वो नाभिक है जिसमें क्या होता है। आइसोटोप्स में सबसे पहले हम कुछ ओरल बता देना चाहेंगे कि आइसोटोप्स में क्या होता है। आइसोटोप्स में होता है दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर सेम, जो इसका परमाणु संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जिसमें परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। यानी परमाणु संख्या कहने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या सेम हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारी पानी ये वह पानी होता है। देखिए भारी पानी कहने का मतलब होता है हेवी वाटर नहीं, हेवी वाटर नहीं, भारी जल जिसको गुरु जल कहते हैं, D2O जो होता है उसमें क्या होता है, D2O में क्या होता है उसमें जो होता है वो जो है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप स्थानिक ले लेता है, जिसको हम लोग जानते हैं भारी पानी, जो कि HC यूरे, इसकी खोज HC यूरे ने किया था 1932 ईस्वी में। जिसमें 3 प्रकार के आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। H11 होता है, H12 होता है और ट्राइटियम का H13 होता है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, D2O कहते हैं, जिसको भारी जल कहते हैं। भारी जल का उपयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है इसका भारी जल का परमाणु संख्या जो है, भारी जल का परमाणु संख्या जो होता है इसका 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है भारी जल का परमाणु संख्या। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन इसका देखेंगे कि कौन सा होता है। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। भोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है। भोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना हो तो इसका जो है सूत्र जो होता है, इसका सूत्र जो L बराबर हो जाता है NH/2π। NH क्या होता है, NH जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है और कूलम जो होता है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे तक जले तो इसका जो है क्या पूछा जा रहा है, खर्च क्या होगा। तो देखिए इसका जो है आपको खर्च दे रहा है, यानी P बराबर क्या होता है इसका आप लोग जानते होइएगा। P बराबर जो होता है, देखिए इसका पहले सबसे पहले खर्च आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 100 वाट है तो 100 वाट इंटू 10 हो जाएगा। अब बटा 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 ये कट गया, 0 से 0 ये दोनों कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है, इसका पावर अगर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, पावर बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो P बराबर 1/f हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ, पावर दिया हुआ 2 दिया हुआ, अच्छा 1 तो 1 है ही 1, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर अगर देखिए जाएगा, अगर इस तरह से देख रहे हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो F बराबर 1/P हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा आपको 1, ये कितना हो जाएगा, तो F यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपको ये 2 हो जाएगा। उसके बाद पावर 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या है, निम्नलिखित में से किस कारक श्वसन क्रिया नहीं करता है, किसके कारण जो है श्वसन क्रिया नहीं करता है। तो इसमें हम लोग श्वसन क्रिया का बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। इसमें जो है ये विरंजक चूर्ण का जो है ये रासायनिक क्रिया विरंजक चूर्ण का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किस में स्रावित होता है? तो इसमें देखेंगे एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन जो होता है वह स्रावित होता है आपको एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा होता है। लेकिन वहीं एक कहेगा एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये भी अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, जो मादा में होता है। इसमें बहुत तरह के कुछ जो है, जैसे इंसुलिन होता है, एड्रेनालिन होता है, ग्लूकागोन होता है, ये हार्मोन जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे भी जो प्रयास किया जाएगा कि बेटर जो है डिस्कशन प्रोवाइड किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।